नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, ठीक है। यानी कि आरबीआई का इतिहास पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके गवर्नर पढ़ेंगे, कितने थे, पहला कौन था, आखिरी कौन था, कितने हैं, अब तक कितने हुए हैं, उसकी समय अवधि यानी कि गवर्नर कब तक काम कर सकता है, उसकी अंतिम जो एज है वो कितनी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको हम कवर करेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये होगा हमारा लेक्चर जो होगा हिंदी में। किस में होगा? हिंदी में। तो दोस्तों अब क्या कहते हैं, बिना वीडियो को बिना समय को अब क्या कहते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आरबीआई क्या होता है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक, आल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक। द आरबीआई कंट्रोल्स मॉनेटरी एंड अदर बैंकिंग पॉलिसीज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोस्तों जो आरबीआई है वो क्या होता है कि जो सभी बैंकों का संचालक होता है, मतलब जितने भी इंडिया में बैंक आते हैं, प्राइवेट हो या फिर हो पब्लिकली, ठीक है, सॉरी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, जितने भी हो, वो सबके उनका सबका संचालक कौन होता है? वो होता है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही जो आरबीआई ये क्या करता है, जितनी भी हमारे देश की जो इकॉनमी होती है या फिर अर्थव्यवस्था है उसको भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इसके बाद जो पहला पॉइंट है, जो की पॉइंट है इसका क्या है, वो आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। तो दोस्तों ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी कि जो आरबीआई है उसको उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में डिफरेंस होता है कि फाउंडेशन और आपको नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण आपका पूछा जा सकता है दोनों में। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको फाउंडेशन पूछे तो वो आपको आगे बताता हूँ मैं। लेकिन ये क्या है कि भारत में उसको राष्ट्रीयकरण कब मिला? तो वो मिला था 1949 में। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, आरबीआई हैज़ द मोनोप्लाई ऑफ द करेंसी, ठीक है। कि जितने भी जो हमारे देश में जो करेंसी छापी जाती है, ठीक है, नोटों की जो करेंसी छापी जाती है, वो सिर्फ एक ही अधिकार है, किसके पास है? वो है हमारे आरबीआई के पास, ठीक है दोस्तों। आरबीआई के अलावा कोई और नोट नहीं छाप सकता, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो चिल्लर होता है, ठीक है, जो सिक्के होते हैं वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो उसको तैयार करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको तैयार करती है, किसको? जो चिल्लर होती है हमारी, ठीक है। और 1 रुपये का नोट भी है, वो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही तैयार करती है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपको पूछा जाए कि करेंसी कौन तैयार करता है, कि नोटों की छपाई कौन करता है, वो करता है आरबीआई। अगर आपको पूछे, ठीक है, कि सिक्के कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, ठीक है। और 1 रुपये का नोट भी वही तैयार करता है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक और की पॉइंट है, वो क्या है? हेड क्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? वो कहाँ पे है? मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ये भी। चलिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, यानी कि इतिहास क्या है आरबीआई का, ठीक है दोस्तों। उसका इतिहास क्या, वो आपको मैं की पॉइंट में बताता हूँ। आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 एज पर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आरबीआई को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखना, ये जो मैंने पहले बताया था 1949 को, वो क्या गया था? नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और किसके आधार पर इसे किया गया था, बनाया गया था? आरबीआई एक्ट 1934 में। ये भी आपको पूछा जा सकता है। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? इनिशियली आरबीआई हैड इट्स हेडक्वार्टर इन कोलकाता बट शिफ्टेड इट टू मुंबई इन 1937, ठीक है। ओरिजिनली जब मतलब ये आरबीआई को शुरू किया गया था, इसका तो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कैलकट्टा में। कोलकाता तो दोस्तों अभी हुआ, पहले कहाँ था? कैलकट्टा में हुआ है। जो इसका नाम अभी कोलकाता है, ये पहले क्या था? कैलकट्टा था, ठीक है। बट शिफ्टेड इट टू मुंबई। मुंबई भी नहीं था पहले, ये बॉम्बे था, ठीक है दोस्तों। तो बॉम्बे में से शिफ्ट कर दिया गया कब? 1937 में। ये भी याद रखना, डेटें दोस्तों याद रखने योग्य होती हैं। तो अगर ये कहाँ कब शिफ्ट हुआ था? 1937 में। तो ये अगला हमारा पॉइंट क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ठीक है। जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था आरबीआई को इस्टेब्लिशमेंट, उसको स्थापना करने में। वो कैसे था? इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, क्या? द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। एक बुक लिखी थी कि इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। ये इसके साथ साथ हमारे नेता होने के साथ इन्होंने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो बनाया ही था, इसके साथ साथ एक बेहतरीन ये अर्थशास्त्र भी थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो इसके आधार पर जो इसकी इन्होंने कुछ बातें लिखी थी, ठीक है, उसके आधार पर जो
बातें हैं वो कमीशन ने उठाए, उनको वो चीज़ें पसंद आई, ठीक है। फिर उन्होंने उसके आधार पर ये इस्टेब्लिशमेंट की, स्थापना की, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या है, द कमीशन लाइक द थिंग्स रिटन इन द बी आर अम्बेडकर बुक। दोस्तों मैं पहले बता चुका कि जो कमीशन को वो चीज़ें पसंद है जो बी आर अम्बेडकर ने अपनी बुक में लिखी थी, दी प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, दी आरबीआई वाज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन सेट अप इन 1926, आल्सो नाउन एज द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। दोस्तों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा, कैसे आपको पूछा जा सकता है किसके रिकमेंडेशन से, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पर ये तैयार किया गया था जो आरबीआई है हमारा, ठीक है। तो वो कौन था, कौन सी कमीशन थी, वो था दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। कौन सा था, हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसे तैयार किया गया था। और हिल्टन यंग कमीशन कब बनाई गई थी, 1926 में। हिल्टन यंग कमीशन को और एक नाम से जाना जाता है रॉयल कमीशन ऑन दी इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है, आरबीआई है 4 जोनल या रीजनल हेडक्वार्टर्स, और वो कहाँ कहाँ पे है, यानी कि आरबीआई के जो 4 जोनल है, ठीक है, 4 जोनल या रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है दोस्तों, ये भी याद रखना, पूछ सकते हैं आपको, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में और चेन्नई में है, ठीक है। और इसके क्या है, 19 रीजनल ऑफिस है, कितने रीजनल ऑफिस इसके, 19 और 11 सब ऑफिस हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें याद रखना, पूरा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आपका, ठीक है। हमारा अगला क्या है कि रिप्रेजेंट कि, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4 रीजनल जो इसके हेडक्वार्टर है वो इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो न्यू दिल्ली है वो नॉर्थ इंडिया को, पूरे नॉर्थ इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जितना भी नॉर्थ इंडिया उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, न्यू दिल्ली। मुंबई किसको रिप्रेजेंट करता है, पश्चिम इंडिया का, ठीक है, पश्चिम भारत को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो कोलकाता है वो किसको करता है, पूर्व भारत को वो रिप्रेजेंट करता है। जो चेन्नई है वो साउथ इंडिया का, ठीक है, उत्तर भारत को, ठीक है, करता है। हमारा अगला आगे है दोस्तों कि स्ट्रक्चर आरबीआई में क्या क्या होता है और कौन कौन होता है, ठीक है, और कितने होते हैं, ठीक है। जो आरबीआई है उसके जो होते हैं वो 21 मेंबर होते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कितने सेंटर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, 21 होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है, एक गवर्नर होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि गवर्नर कितने होते हैं, एक होता है हमारा गवर्नर। 4 उसमें डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। 4 रीजनल डायरेक्टर होते हैं। रीजनल डायरेक्टर मैंने जो आपको जोनल ऑफिस मैंने बताया उसके एक हेड होता है, ठीक है। 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो चिल्लर बनाने वाले होते हैं, चिल्लर जो पैदा करते हैं, सॉरी दोस्तों, जो चिल्लर बनाते हैं उसके 2 हेड होते हैं। कितने होते हैं, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, और 10 अदर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है स्ट्रक्चर। आपको पूछ सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। एक गवर्नर, 4 डिप्टी, 4 रीजनल, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आगे हमारा क्या है दोस्तों, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, कौन हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। कौन थे, अगर आपको पूछा था हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक है, तो आपने बोलना है ऑसबोर्न स्मिथ। दोस्तों ये है हमारे ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है दोस्तों। ये आपको पिक्चर आपको याद रहेगी तो बेटर है यार। दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ थे, ये हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे। अगर आपको पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, ठीक है, कि भारतीय मूल के कौन पहले आरबीआई के गवर्नर थे, तो वो थे सीडी देशमुख। वो तो दिए है दोस्तों हमारे सीडी देशमुख ही, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला कि करंट गवर्नर, अभी फिलहाल में जो गवर्नर है आरबीआई का वो कौन है, शक्तिकांता दासा। तो ये हमारे शक्तिकांता दासा जी, ठीक है। सबसे लंबे समय के लिए गवर्नर कौन रहे हैं आरबीआई के दोस्तों, ये याद रखना, वो कौन रहे थे, बेनेगल रामा राव। सब ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो सब याद रखना, इसमें कोई भी आपको स्किप नहीं होना चाहिए। तो सबसे लंबे समय के लिए जो गवर्नर रहे थे वो कौन रहे थे, बेनेगल रामा राव, ठीक है, कौन रहे थे, बेनेगल रामा राव। और सबसे कम अवधि के लिए कौन रहे थे, वो रहे थे अमिताभ घोष। दो बेनेगल रामा राव रहे थे, ये थे 7 ईयर्स के लिए रहे थे। कितने लिए रहे थे, 7 साल के लिए ये रहे थे। जो सबसे कम वाले रहे थे वो थे अमिताभ घोष, वो कितने रहे थे, वो रहे थे दोस्तों 20 डेज के लिए, ठीक है, 20 दिन के लिए वो बस गवर्नर रहे थे आरबीआई के, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा कंसेप्ट आप याद कर लेना। तो हमारा आगे क्या है, की पॉइंट्स रिलेटेड गवर्नर, तो गवर्नर जनरल के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बता देता हूँ। इसके साथ दोस्तों एक बात बताना रहेगी आपको, वो क्या है दोस्तों कि अगर आपको पूछे कि कौन ऐसा गवर्नर था जो बाद में प्रधानमंत्री बना, ठीक है,
वो कौन थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। वो एकमात्र ऐसे थे जो सिर्फ प्रधानमंत्री बने। आपको पूछा जाए कि कौन था जो पहला हमारे पहले गवर्नर रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने, वो कौन थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि अगर आपको पूछा जाए कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, ठीक है, गवर्नर के साथ साथ, तो वो कौन थे? वो भी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये भी याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि ठीक है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर भी अपनी सर्विस दे चुका है गवर्नर बनने से पहले, ठीक है। तो वो कौन थे? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो पहला हमारा की पॉइंट क्या है? गवर्नर सिग्नेचर ऑन द नोट ऑफ द रेट ऑफ दी आरबीआई, ठीक है। ये तो दोस्तों आपको सब लोगों को तकरीबन पता होगा कि जो नोट होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा पेपर नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं? हमारे गवर्नर के साइन होते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बोलूँ कि चिल्लर पे किसके साइन होते हैं दोस्तों, चिल्लर होता है जो मैंने आपको बोला, जो कॉइन्स होते हैं उस पर किसके साइन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होते हैं उसमें, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हेड होता है, दो मैंने आपको बताया है, दो होते हैं, उनमें से एक इस पे साइन होता है, किस पे? चिल्लर पे। हमारा अगला की पॉइंट क्या है? द गवर्नर एंड द डेप्यूटी गवर्नर आर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द आरबीआई एक्ट। यानी कि जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। किसके आधार पर? आरबीआई एक्ट के आधार पे, ठीक है। हमारा अगला क्या है? नो एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन इन द आरबीआई एक्ट। कोई भी इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं बताई गई थी आरबीआई एक्ट में कि कौन बन सकता है गवर्नर और कितनी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी उसकी एज होनी चाहिए। समझे दोस्तों, जैसे बाकी बालों में बताया होता है कि इसकी मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम एज इतनी हो सकती है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी हो सकती है। तो इसमें नहीं बताया गया था कि कौन कितना एलिजिबिलिटी कंडीशन उसमें बताई नहीं गई थी, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट क्या है? द न्यू गवर्नर इज इलेक्टेड आफ्टर कंसल्टिंग द पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिटायरिंग गवर्नर, ठीक है। जो न्यू गवर्नर हमारा नियुक्त किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? पीएमओ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और जो रिटायर गवर्नर हो रहा है उसके साथ बातचीत करके जो नया गवर्नर की नियुक्ति होती है, ठीक है। तीनों ये बातचीत करके नए गवर्नर की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। हमारा ये आगे वाला पॉइंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव गवर्नर, ठीक है, कि अगर पूछा जाए कि गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है, तो वो कौन रिमूव कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिमूव हटा सकती है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, व्हेन द गवर्नर इज एब्सेंट ही नॉमिनेट्स हिमसेल्फ ए डेप्यूटी चेयरमैन हु वर्क्स एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। यानी कि जब गवर्नर अनुपस्थित होता है तो क्या करता है? वह स्वयं को एक डेप्यूटी चेयरमैन को नामित करता है, कि स्वयं में खुद एक डेप्यूटी चेयरमैन को क्या करता है? नॉमिनेट करता है, जो केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, चेयरमैन के रूप में काम करता है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? द गवर्नर एंड द डेप्यूटी चेयरमैन कैन बी री अपॉइंटेड एंड द टेन्यूर कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। जो गवर्नर और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनकी जो समय अवधि है, ठीक है, जो उनका कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों मोस्टली 3 ईयर्स का, ठीक है। कितना होता है? 3 साल का उनका कार्यकाल होता है। जो आरबीआई एक्ट में बताया गया है वो होता है 5 साल। 5 साल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 साल काम कर सकता है, ठीक है, 5 साल काम कर सकता है बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। लेकिन उसकी जो मोस्टली जो उसका जो नॉर्मली तौर पे जो उसकी टेन्योर होता है, समय अवधि होती है, वो होती है 3 साल, ठीक है दोस्तों। लेकिन आरबीआई में 5 साल बताया गया कि बढ़ा चढ़ा के वो 5 साल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर होते हैं उनको रीअपॉइंट किया जाता है, ठीक है, गवर्नर भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी समय अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। आगे है दोस्तों टर्म ऑफ गवर्नर की, जाने कि गवर्नर कितने समय तक कब तक काम कर सकता है। हमारा पहला पॉइंट है द आरबीआई एक्ट सेक्शन 8(4) डील्स विद द टेन्यूर ऑफ द गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो आरबीआई एक्ट सेक्शन 8(4) है वो क्या कहते हैं? डील करता है। इसमें बताया गया कि जो समय अवधि है वो कितनी होगी डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर की, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको पूछा जाए कि किसके कौन सा सेक्शन है जो बताता है हमें कि समय अवधि कितनी है गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर की कार्यकाल समय अवधि कितनी है, तो हमें कौन बताता है? सेक्शन 8(4) हमें बताता है। हमारा अगला की पॉइंट क्या है? द टर्म ऑफ द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज यूजली 3 ईयर्स बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका पिछले वाले पेज पे कि जो गवर्नर की जो समय अवधि होती है, कार्यकाल होता है, वो एज यूजली मतलब नॉर्मली फिर होता है वो 3 साल होता है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे बढ़ा सकती है, लेकिन कब कहाँ तक? 5 साल तक। अगर 5 साल उसके हो गए फिर उसको रिटायरमेंट लेनी होगी, ठीक है, फिर जो गवर्नर है वो चेंज करना पड़ेगा। हमारा अगला पॉइंट क्या है? द आरबीआई एक्ट्स स्टेट दैट द टर्म ऑफ द गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर शैल नॉट एक्सीड
5 ईयर्स। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ जो आरबीआई एक्ट हमारा हमें क्या कहता है कि जो गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर है उसकी जो कार्यकाल जो समय होगा वो 5 साल से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं कुछ एडिशनल ऐड कर देता हूँ कि जो रिटायरमेंट एज होती है दोस्तों, जो रिटायरमेंट एज होती है गवर्नर की वो कितनी होती है 62 ईयर्स। ठीक है, 62 साल की उम्र में वो रिटायर आ जाता है। मैक्सिमम अगर आप पूछा जाए कि एज के रिलेटेड आपको पूछा जाए कि कब गवर्नर वो रिटायर आता है कितनी की उम्र में, तो वो आता है 62 की एज में। ठीक है दोस्तों, जो नॉर्मली जो लेंथ होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 साल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।